स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं साझेदारी में नए साझेदार के प्रवेश पर जो खाते बनते हैं वो खाते बनाना, जिसमें हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम लाभ हानि समायोजन खाता भी लिख सकते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता में से कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा हम बनाएंगे पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में हम बनाएंगे आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में आज दायित्व पक्ष में सामान्य संचिति होगी और संपत्ति पक्ष में पेटेंट अधिकार भी उसमें दे रखा है जिसको अपलिखित करना है। तो बने रहिए मेरे साथ में, और क्वेश्चन को अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो उसको पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी सीख पाएंगे। और साझेदारी के आज पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के नए साझेदार के प्रवेश के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जर्नल लेखे को पहले सीख लें, क्योंकि जर्नल लेखा अकाउंटेंसी की जड़ होती है। तो पहले जर्नल को उसमें जा कर के सीख लें और बाकी यहाँ से आप पूरी वीडियो को देखें, सीखें। बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे भी आपने क्वेश्चन को देखा था, सीखा था। और अगर पहली बार देख रहे हैं साझेदारी का, पार्टनरशिप का खाता, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप पहले जर्नल बनाना सीख लें और उसके बाद ही खाते बनाए जा सकते हैं जब हमसे जर्नल आता होगा। जर्नल में लेखा करने के लिए दो वीडियो पड़ी हुई हैं, 3 वीडियो शायद हैं, उसमें आप देख सकते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के नाम से एंट्री है, प्ले लिस्ट हैगी, उसमें देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में है, आ तथा बा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। जनवरी 2016 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। चिट्ठा ये था कि लेनदार इनके 27,200, सामान्य संचिति ये है, पूंजी ये आ गई इनकी, हस्तगत रोकड़ जो है वो ये है, बैंक रोकड़ ये है, सारी चीज़ें हमारे पास ये आ गई हैं। शर्त क्या है इनकी, अब आगे हम देखते हैं। ये तो हमारा इनका बैलेंस शीट हो गई। आगे लिखा है, इस तिथि पर उन्होंने सा को साझेदारी में निम्न शर्तों पर सम्मिलित किया। शर्त क्या है इनकी, पहली शर्त है सा फर्म के लाभ में 1/2 भाग लेगा और इसके लिए वो 30,000 रुपये अपनी पूंजी लाएगा। दूसरी शर्त 14,000 रुपये जो है सा अपनी ख्याति के लिए लेकर आएगा। ये तो हो गई नई साझेदार की बात। जब ये आएगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है, तो जिसमें संपत्तियों के मूल्य किसी में घट जाता है और किसी में बढ़ जाता है। तो यहाँ भवन का मूल्यांकन जो है वो 75,600 रुपये किया गया है, तथा मशीनरी का जो मूल्यांकन किया गया है वो 67,000 यानी 67,000 किया गया है। अगली शर्त है, असौदे ऋणों के लिए 700 रुपये का प्रावधान किया जाएगा। अगली शर्त है, पेटेंट अपलिखित किया जाएगा। तो ये चीज़ है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पिछले क्वेश्चन से इसमें 2 चीज़ें नई यहाँ पर आ गई हैं। पिछला कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे ठीक है, इससे पिछली वीडियो में, तो उसमें सामान्य संचिति नहीं थी, पेटेंट्स नहीं था। आज इसमें ये 2 चीज़ें यहाँ पर नई आ गई हैं, तो इनको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए हमारे पास में जैसे लिखा हुआ है, पुनर्मूल्यांकन को कहा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। या तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखें, इसकी जगह पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक ही लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिन संपत्तियों में वृद्धि होती है उनको क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं और जिन संपत्तियों में कमी होती है उनको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो इसमें देखें, सबसे पहले जो इसमें दे रखा है भवन का मूल्यांकन, ये आपको दिखाई दे रहा है, भवन का मूल्यांकन 76,500 रुपये किया गया है। तो पहले हम भवन का मूल्यांकन आर्थिक चिट्ठे में पहले देखें, यहाँ 80,000 था, तो 80,000 रुपये यहाँ पर पहले था। 80,000 में से 76,500 ये तो कम हुआ, तो यानी कि इसके मूल्य में कमी हो गई। तो इस कमी को हम कर देंगे डेबिट पक्ष में लेखा कर देंगे। हमें ये तय करना है कितने रुपए की कमी हुई, तो इसको लिए हम पहले घटा लेंगे। तो देखें यहाँ पर जो ये कमी हुई भवन की, वो हुई 3,500 रुपये कमी हुई है, इसलिए इसको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तो हम इसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे, लेकिन जब डेबिट पक्ष में लिखते हैं तो टू ज़रूर लिख दिया जाता है, टू
जिस संपत्ति में कमी हुई है उसका नाम लिख देंगे। और कमी हुई है ये भवन में, भवन को बोलते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट 3,500 रुपये की कमी हुई थी, वो हमने ये कमी लिख दी। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे हमें देखने को मिलेगा मशीनरी का जो मूल्यांकन है वो 67,000 रुपये किया गया, जबकि पहले कितना था मशीनरी का 60,000, यानी इसमें 7,000 रुपये की वृद्धि हो गई। तो जब वृद्धि होती है किसी भी संपत्ति में उसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, तो इसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। इस संपत्ति का नाम जैसा मैंने यहाँ लिख दिया मशीनरी अकाउंट, और इसमें 7,000 की वृद्धि थी वो यहाँ पर हमने लिख दी। इसके बाद अब हम देखेंगे और किस संपत्ति में कमी या वृद्धि हुई है। तो ये हमारे पास कमी वृद्धि का लेखा हो गया। दूसरी कमी एक हमारे पास हो रही है अशोध ऋणों के लिए 700 रुपये का प्रावधान। ये भी एक कमी होती है, तो इसको हम डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे, कमी है। इसको लिख दिया गया प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स अकाउंट। 700 रुपये की कमी की गई थी, वो हमने इसको यहाँ लिख दिया। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या कमी हुई है, और वो कमी हमें शर्तों से पता लगती है। और शर्तों में यहाँ पर एक दे रखा है पेटेंट अपलिखित किया जाएगा। जब किसी भी संपत्ति को अगर अपलिखित किया जाना है तो उसके लिए हम डेबिट कर देते हैं। तो जैसा पेटेंट है, ये पेटेंट को हम डेबिट कर देंगे। लाभ हानि ये भी एक तरह की ये हमारे पास में कमी की जा रही है, तो इसको भी हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे टू पेटेंट अकाउंट। और ये कमी हो रही है 4,200 रुपये की, तो 4,200 रुपये ये लिख लिया गया। इसके बाद अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर अब सारी कमी और वृद्धि का लेखा हमारे पास हो चुका है, ये हमने कर लिया। इसको अब हम करेंगे टोटल और बैलेंस। टोटल और बैलेंस करने से हमें पता लगेगा कि लाभ हुई या हानि हुई। तो जैसा टोटल मैंने यहाँ पर ये करके मैंने देख लिया, ये यहाँ पर ये टोटल जो है वो डेबिट पक्ष का ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है। तो ज़्यादा वाला जो है वो दोनों तरफ लिखा जाता है, और इस तरह दोनों तरफ को लिख दिया जाएगा। ये 8,400 और 8,400, क्योंकि ज़्यादा इसलिए दोनों तरफ लिखा गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस ज़्यादा में से कम घटा देंगे तो 0,041 1,400 रुपये बचा। जो हमारा 1,400 रुपये बचा है, ये 1,400 रुपये पुराने दोनों साझेदारों में इनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। अनुपात बांटने के लिए आपको इसके अनुपात क्वेश्चन में दिखाया गया था, जो क्वेश्चन में दे रखा था शुरू में ही ये, कि इनका जो अनुपात है 4:3 है। तो 4:3 में इसको बांट दिया जाएगा। इस तरह 4 3 7, तो 4/7 और 3/7। हम देखते हैं एक के हिस्से में कितना आएगा। 1,400 गुणा वो था 4/7, तो 4/7। 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 0, तो 2 चौक 8, 800 रुपये। और बी के खाते में 1400 गुणा इसका अनुपात था 3/7। तो इस तरह से इसको जब हम काटेंगे 200 आएगा, 2 3 6, तो ये 600 रुपये इस तरह ये आया दोनों के हिस्से में। और ये दोनों के हिस्से में हम बांट करके इसको लिख देंगे। लिखने का तरीका वो यही होगा, वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और ए के हिस्से में ए और बी दोनों के हमने यहाँ पर नाम लिख दिए। और नाम लिख करके ये हमारे पास में जिसका जितना आया उसको हम अमाउंट में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं। इसके हिस्से में 800 रुपये आया, 800, और इसके हिस्से में 600, दोनों को जोड़ करके हम ले जाएंगे अमाउंट में, तो ये हुआ 1,400। इस तरह से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार हुआ। जब ये बन गया तो इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, यानी पूंजी खाता। तो हम पूंजी खाते की तैयारी करते हैं। तो पूंजी खाता बनाने के लिए आप लोगों को पहले भी सिखाया जा चुका है, इसको देखें हम। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो आर्थिक चिट्ठी में पहले पूंजी दे रखी होती है उसी को हम क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही है, बाई, इसको हम लिख देंगे बैलेंस BD। और ये आ के हिस्से में है 12,000 रुपये,
सॉरी 1,20,000 रुपये है, तो हम 1,20,000 रुपये लिख देंगे। और बाकी हिस्से में है 80,000, तो इसके हिस्से में हम 80,000 रुपये लिख देंगे इसके कॉलम में। और अभी सी की कोई पूंजी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन नया साझेदार अब ये आ जाता है, तो अब ये नया साझेदार जो रुपए है वो लेकर के आता है। अब अगर ये पूंजी की धनराशि जो लेकर के आता है, नगद लेकर के आता है, तो यहाँ कैश लिख देते हैं। और अगर ये चेक के द्वारा देता है, बैंक में जमा कराता है, तो हम यहाँ बैंक अकाउंट लिख देते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर कैश अकाउंट लिख ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये नगद रुपए लेकर के आया है, कैश अकाउंट। अभी जब कैश लेकर के आया, तो ये कैश लेकर के आया था, जो यहाँ दे रखा था कि 30,000 रुपये लेकर आया है, तो इसके कॉलम में हम 30,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद पूंजी के भी ये रुपए, उस पूंजी के रुपए का हमने लेखा कर दिया। ये जो ख्याति के रुपए लेकर के आता है, वो पुराने साझेदारों में बांट दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम अकाउंट। अभी प्रीमियम के रूप में यहाँ लिखा रखा था क्वेश्चन में, 14,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति लेकर के आया, जिसका हम बंटवारा कर देंगे इनके पुराने अनुपात में, और बंटवारा करके जो रकम जिसके हिस्से में आएगी उतनी लिख देंगे। ये मैंने इसका बंटवारा किया, तो एक ही हिस्से में 14,000 में से ये 4/7 क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि इन अनुपातों में बांटना है। अनुपात बांटने के लिए भी वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने बांट दिया। 8,000 और 6,000 आया, तो इसके कॉलम में हम लिख देंगे जैसे जैसा आया 8,000 और 6,000। इसके हिस्से में, ए के हिस्से में 8,000 आया और बी के हिस्से में 6,000 रुपये आया, वो हमने प्रीमियम का यहाँ लिख दिया। इन सब के बाद पुनर्मूल्यांकन किया गया था, जो हमने इसके लिए अकाउंट बनाया था, तो इसमें हानि हुई थी। और जब हानि होती है तो इसका मतलब पूंजियों में कमी हो रही है साझेदारों के, तो पूंजी के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, पूंजी खाते में इन दोनों को लिख दिया जाएगा 800 और 600। ये डेबिट पक्ष में लिख दिया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक के हिस्से में 800 रुपये की हानि हुई और इसके हिस्से में 600 रुपये की हानि आई। इसके बाद क्वेश्चन के अनुसार फिर हम देखते हैं, ये सामान्य संचिति जो नई आई है इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन तक नहीं आई थी। सामान्य संचिति भी जो होती है वो लाभ हो जाता है, वो इनका लाभ होगा और पुराने साझेदारों में इनको बांट दिया जाएगा, जिसको मैं अभी बांट करके दिखा रहा। तो इस तरह मैंने ये 7,000 रुपये सामान्य संचिति जो इनका लाभ है वो बांटा। तो ये ए के हिस्से में 4,000 ए के हिस्से में और बी के हिस्से में 3,000 आ रहा है, और ये लाभ है इनका, ये इनका लिख दिया जाएगा क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि इससे इनकी पूंजी में वृद्धि होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व था ये, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। और जो इनके हिस्से में आया, इसके हिस्से में, ए के हिस्से में 4,000, तो 4,000 लिख दिया, और बी के हिस्से में आया था 3,000, तो ये 3,000 लिख दिया गया। सामान्य संचिति का बंटवारा इसलिए किया गया कि क्वेश्चन में जो सामान्य संचिति दे रखी होती है, इसका मतलब होता है कि वो हम एक तरह से, एक हमने कोई खाता खोल दिया है, कोष खोल दिया है, उसमें रुपए हम जमा करते हैं और रुपए जमा किए गए लेकिन वो किसी कार्य में नहीं लिए गए, तो वो साझेदारों का लाभ हो जाता है पुरानों का, और वो पुरानों में बांट दिया जाता है। इसलिए इसको बांट दिया गया इस तरह से, और यहाँ पर क्रेडिट किया गया, इससे पूंजी में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से इसमें पूंजी खाते से संबंधित जो भी कुछ है वो हमने सारे लेखे कर लिए हैं। जब ये सारे लेखे कर लिए हैं तो अब हमें करना है इनका टोटल और बैलेंस। तो टोटल और बैलेंस को हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। जो ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा, और इसमें हमें खुद ही दिखाई दे रहा है कि टोटल हमारा डेबिट पक्ष में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट पक्ष का ही टोटल ज़्यादा है। तो हम क्रेडिट पक्ष का ही टोटल को दोनों पक्षों में लिखेंगे, और कॉलम को हम बंद कर लेते हैं।
तो इस तरह मैंने ये टोटल करके देखा, तो ये टोटल क्रेडिट पक्ष का ही है जो कि ज़्यादा है दोनों पक्षों के हिसाब से। तो दोनों पक्षों में यही टोटल लिखा जाएगा। 1,32,000 ए का आया और बी का है 89,000 और सी अपने आप में है ही 30,000। क्योंकि ये ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा है ये टोटल, इसलिए दोनों ही पक्षों में लिखा जाएगा। तो इसको हम डेबिट पक्ष में भी लिखेंगे यही 1,32,000 और ये तो 89,000 और ये था 30,000। अब क्या करना है, हमें इस टोटल में से इनको घटा देना और घटा करके जो बचा वो हमारा बैलेंस में लिख दिया जाएगा। तो 30,000 तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इसमें से इसको जब हमने घटाया तो ये हमारे पास बचा है 88,400। तो इधर जो इसका बैलेंस बचा वो बचा है 1,31,200। 1,31,200 रुपये ये बचा। ये तीनों लोगों का बैलेंस बचा। इसको लिखा जाएगा टू बैलेंस सी डी। अब सभी साझेदारों की जो पूंजियां हैं वो फर्म में इतनी इतनी है। इसको अगर हम चाहें तो अगला पक्ष में बदल करके इसको लिख देते हैं वाई बैलेंस बी डी। क्वेश्चन में डेटा नहीं दे रखी थी, अगर डेटा सभी दे रखी होती तो हम डेटा भी यहाँ पर डालते। तो जो बैलेंस आया है वही बैलेंस यहाँ लिख दिया जाएगा। 1,31,200 ए की पूंजी है और 88,400 रुपये बी की पूंजी है और सी की जो पूंजी नई साझेदार की है वो तो है ही 30,000। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इस पूंजी की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है बैलेंस शीट में, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे आर्थिक चिट्ठा तो उसमें हमें यही पूंजी लिखनी होती है, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो बैलेंस शीट के लिए हमारे पास में फॉर्मेट हो गया, यानी आर्थिक चिट्ठा। ये हमारे लायबिलिटीज़ हो गए यानी दायित्व हो गए, और ये हमारी संपत्तियां हो गई यानी एसेट्स हो गए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा, क्वेश्चन में जो पुराना आर्थिक चिट्ठा दे रखा है उसके अनुसार हमें चलना होगा। हम देखेंगे, पहले दायित्व पक्ष का काम कर लेते हैं। दायित्व पक्ष में लेनदार दे रखा है और लेनदार में कोई भी शर्त नहीं थी घटाने बढ़ाने की, तो इसको सेम जैसे था वैसे ही लिख देंगे। और लेनदार को बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो हमने लिखा क्रेडिटर्स, और जिसके रुपए दे रखे थे 27,200 रुपये दे रखा था, वो हमने ये लिखा। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ आ रहा है संचिति। इसको बहुत ध्यान से समझें। ये संचिति को तो हमने बंटवारा कर दिया। जब बंटवारा कर दिया तो अब इसको नहीं लिखा जाएगा, यानी ये ख़त्म हो गई। पूंजी खाते, तो पूंजी खाते को हम लिखेंगे, पहले हम एक हेडिंग बना लेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, और तीनों साझेदारों के नाम लिख देंगे ए, वी और सी। जो अभी हमने बनाया है पूंजी खाता, और उस पूंजी खाते के बैलेंस में जो पूंजी आई थी हमारे पास में, ये पूंजियाँ तीनों के कॉलम में लिख देंगे। तो इसी तरह से हम इसको लिख रहे हैं, और मैं इसको अंदर यहाँ लिखे लेता हूँ। इसकी जो पूंजी है वो 1,31,200 है, और बी की जो पूंजी है वो है 88,400, और ये पूंजी सी की है 30,000। तीनों की रकम को जोड़कर हम ले जाएंगे इसे अमाउंट में। तो तीनों लोगों की पूंजी, तीनों साझेदारों की पूंजी हमारी ये आ चुकी है। अब हम चलेंगे संपत्ति पक्ष की ओर। तो संपत्ति पक्ष में हम देखें, सबसे पहले लिखा है हस्तगत रोकड़ यानी कैश इन हैंड। तो कैश हमारे पास परिवर्तित हुई है, वो अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ 1,500 दे रखा है। अब कितना लिखेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड। इसको हम अलग यहाँ जोड़ करके देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास था 1,500 रुपये।
1,500 रुपये ये था। जब नया साझेदार आया तो 30,000 रुपये अपनी पूंजी के लिए लेकर के आया और 14,000 रुपये ख्याति के लिए लेकर के आया। इस तरह से पूंजी जो हो गई वो ये हुई, पूंजी नहीं, कैश 0 0 5 5 4 45,500 रुपये ये कैश हो गई। तो 45,500 रुपये कैश लिख दी जाएगी। 45,500 रुपये ये हमारे पास हो गए। 45,500 रुपये अब कैश हो गई। जो पहले कैश थी 1,500 रुपये, अब वो 45,500 हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं बैंक रोकड़। तो इसमें हमने माना था कि कैश में सब कुछ लाया गया, तो कैश में परिवर्तन हुआ और बैंक जैसा था बैंक वैसे ही लिख देंगे। कैश इन बैंक, और इसके रुपए थे 28,500, तो 28,500 ये लिख लिया गया। अगर यहाँ बैंक में ये रुपए लाया होता तो बैंक में परिवर्तन होता, कैश वैसे ही रहता। फिर आगे हम देखते हैं विविध देनदार। तो विविध देनदार जो हमारे पास लिखे हैं, डेप्टर्स में इसको केवल लिख देता हूँ, सन्ड्री डेप्टर्स हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो रुपए हैं इसके 30,000 रुपये दे रखा है। ये इसमें एक आयोजन किया गया था 700 रुपये का, तो ये 700 रुपये हम इसमें से लेस कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसे करेंगे लेस, ये 700 रुपये था, इसको घटा करके तब हम अमाउंट में लेकर जाएंगे। ये हमारे पास बचेगा 0 0 3 9 और 2, 29,300। इसके बाद हमारे पास आया रहतिया यानी स्टॉक। तो स्टॉक को हम लिखेंगे और स्टॉक में देखें, स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, तो जैसे थे उतने ही रुपए लिख दिए जाएंगे। स्टॉक के 30,000 रुपये, तो 30,000 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इसके बाद में फिर आता है मशीनरी। तो मशीनरी को हम लिखेंगे, मशीनरी हमने लिख लिया। और मशीनरी के बारे में यहाँ दे रखा था, मशीनरी का मूल्यांकन 67,000 किया गया। तो हमें प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है, 67,000 को ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद में फिर यहाँ लिखा था भवन का मूल्यांकन 76,500 किया गया था, तो हम भवन का लिख देंगे। बिल्डिंग ये हुआ 76,500, तो 76,500 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारे पास में इस तरह से लिख लिया गया। तो पुराने आर्थिक चिट्ठे की संपत्तियों के अनुसार जिनमें कमी हुई उनमें कम करके लिख दिया, जिनमें वृद्धि हुई उसे बढ़ा करके लिख दिया गया। इस तरह से आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसको सेम ऐसे ही लिख दिया। लेकिन अब बात आती है पेटेंट की, जो यहाँ दे रखा है, इसके बारे में लिखा था इसे अभिलिखित करना है, तो यानी कि वो हमने रिवैल्यूएशन में लिख दिया। अब इसको यहाँ बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। अब हमें करना है इन दोनों पक्षों का योग, और दोनों पक्षों का योग सेम आना चाहिए, जिसको हम कर रहे हैं कॉलम को बंद करके। तो इस तरह से मैंने ये टोटल करके देखा और टोटल जो हमारा दोनों पक्षों का एक समान आया है। 2,76,800, 2,76,800 दोनों पक्षों का हो चुका है। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप बैक जा कर के पहले पूरे क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लें। जब क्वेश्चन आपके पास नोट होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहे हैं दो तो यहाँ पर अकाउंट दिख रहे हैं। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है आपको दिख रहा है ये पूरा, और ये बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, और इधर कैपिटल अकाउंट आपको पूरा ये दिख रहा है। इस तरह से आप इनको अपने पास नोट कर सकते हैं और इनको 2-4 बार करके देख लें तो ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आगे और क्वेश्चन को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।